रितु जी, भारत में आपका स्वागत है। अनीता जी, बहुत बहुत आभार। बहुत अच्छा लग रहा है आपसे दोबारा से मिल। जी, तो डॉक्टर रितु नंदन पांडे जी, भारत की लड़की, दिल्ली की बेटी। जहां तक मैं जानती हूँ, मेरी मुलाकात आपसे बहुत पुरानी है। मुझे याद है वो छोटी सी लड़की जो दिल्ली दूरदर्शन के कार्यक्रम किया करती थी, पत्रिका कार्यक्रम, साहित्यिकी कार्यक्रम, और उसमें भी बड़ी गंभीरता के साथ उस समय भी अपनी बात दर्शकों तक इस तरह से पहुंचाती थी कि हम चकित, मुदित होकर के, मुग्ध होकर के आपको देखते रह जाते थे। और आज वही रितु नंदन पांडे अपनी यात्रा, अपनी रचना प्रक्रिया और नीदरलैंड तक अपने पहुंचने की किस्से हमको सुनाएंगी। तो शुरुआत करते हैं रितु जी, आरंभ कैसे हुआ? आप भारत से नीदरलैंड किस तरह से गई और कैसे वहां जाकर के साहित्य को आपने एक नए आयाम से जोड़ा? सबसे पहले हमारे दर्शकों को बहुत बहुत सादर प्रणाम और डॉक्टर अनीता वर्मा जी का बहुत बहुत आभार कि आज उन्होंने मुझे ये अवसर दिया। जैसा कि आपको पता ही है, अभी दीदी ने बताया भी, क्योंकि मेरी बड़ी बहन की तरह है और दिल्ली दूरदर्शन के समय से हमारी दोस्ती या जो भी रिश्ता कहिए वो चला आ रहा है। और जो मेरी पहचान है, जो मेरा नाम है, भारत की बेटी, सूरीनाम की बहू और नीदरलैंड की निवासी, तो डॉक्टर रितु नंदन पांडे से पहले मैं ये तीन जो मेरी पहचान है, ये मेरी पहचान है। अब दीदी ने पूछा कि वहां जाके कैसी शुरुआत हुई, कैसे वहां गई, तो यहां से जाने की शुरुआत थी शादी की। मेरी शादी एक गिरमिटिया परिवार में हुई। अच्छा। हाँ, तो जब शादी के वक्त जब लड़की विदा होती है, माँ कहती है कि दोनों, ससुराल का और पीहर की, दोनों की लाज रखना। तो वही मैं बांध के अपने साथ नीदरलैंड ले गई, सूरीनाम ले गई। तो मुझे लगा जो मेरे पीहर की संस्कृति है, भारत की संस्कृति है, उसका मेल मैं अपनी ससुराल की संस्कृति, जो बिल्कुल अनजानी थी उस समय मेरे लिए, सूरीनाम कहाँ है बिल्कुल पता नहीं था, नीदरलैंड का नाम भी नहीं सुना था 21 वर्ष पहले, तो वहां की संस्कृति में अपनी संस्कृति को मिलाया और ससुराल वालों को पीहर वालों से मिलाया। तो ऐसे शुरुआत हुई साहित्य की। जी, देखिए क्या है कि किसी भी स्त्री की, किसी भी महिला की अमूमन जीवन में शुरुआत इसी तरह से ही होती है कि मायके का परिवार छोड़ करके वो ससुराल में जाती है। लेकिन यहाँ एक खास अंतर था। नितांत नई दुनिया, नए लोग, नया परिवेश और नए तरीके क्रियाकलाप, और उसमें अपने भारत की संस्कृति का परचम लहराना, और फिर न केवल उसका परचम लहराना बल्कि भारत के साहित्य को वहां पर एक विस्तार देना, नया आयाम देना, और फिर नित दिन नए नए प्रयोग करने। तो ये कैसे संभव हो पाया? बिल्कुल सही कहा आपने। जब मैं गई थी, क्योंकि सूरीनाम में भी डच भाषा बोली जाती थी और नीदरलैंड में भी डच भाषा बोली जाती है, जो मेरे लिए एकदम अनजानी थी। और अगर मैं यूं कहूं कि परिवार भी अनजाना था तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि मैं परिवार को भी नहीं जानती थी शादी से पहले। जब मैं वहां गई, गिरमिटिया परिवार को सुना, नीदरलैंड के लोगों को सुना, तो लगा नीदरलैंड का साहित्य बहुत समृद्ध है, पर उससे ज्यादा समृद्ध हमारा भारत का साहित्य है। तो जब मैं बात करती थी तो वो लोग कहते थे, अच्छा ऐसा भी होता है भारत में, अच्छा ये भी लिखा गया, वो भी लिखा गया। तो मुझे लगा नहीं, अब इन्हें सही ढंग से समझाना पड़ेगा कि हमारे भारत का जो साहित्य है वो बहुत ज्यादा गौरवशाली और समृद्ध है। तो मैंने शुरुआत की डच साहित्य को, बाद में मैंने अनुवाद किया हिंदी में, पहले हिंदी साहित्य का डच में अनुवाद किया। अच्छा, तो अब ये देखिए कि भाषा के बीच का जो रास्ता है वो बहुत कठिन होता है। एक देश की भाषा, जैसे भारत की हिंदी और डच, तो क्या आपने डच को वहां जाकर के सीखा और फिर किस तरह से उस पर निपुणता, और न केवल निपुणता प्राप्त की, अनुवाद का आपने बहुत मुश्किल काम शुरू किया? क्योंकि अनुवाद एक ऐसा माध्यम है जो देशों को जोड़ता भी है और बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल, क्योंकि आप तो स्वयं एक उदाहरण है कि आप आर्मेनिया गई थी, इतने वर्ष रही वहां पर, आपके लिए भी नई भाषा थी, तो मेरे लिए भी यकीनन एक नई भाषा थी, डच भाषा, जिसका मेरे को 22 वर्ष पहले तो दिल्ली विश्वविद्यालय की जो यूरोपियन भाषाएं हैं उसमें कहीं भी डच भाषा की क्लासेस नहीं होती थी, शिक्षण नहीं होता था, एक डिक्शनरी मुझे नहीं मिली थी।
कि डच से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी, ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर वहां गई क्योंकि शादी होकर गई थी। तो जब आप यूरोपीय जगह जाते हैं, यूरोपीय देश में जाते हैं स्थायी निवास के लिए, तो आपको वहां पर कोर्स करना पड़ता है, कम से कम 1 साल का, आपको पता ही है। तो मैंने वहां पर कोर्स किया, लेकिन क्योंकि परिवार के लोग डच बोलते थे और आसपास कोई भारतीय नहीं था, तो मेरी मजबूरी कहिए या खुशकिस्मती कहिए कि मेरा उस भाषा पे बहुत जल्दी अधिकार हो गया। और 1 साल का जो कोर्स था वो मैंने 6 महीने में थोड़ा और ज्यादा कर लिया जी। तो इस तरीके से मेरा भाषा पर पूर्ण अधिकार हुआ। देखिए, यहाँ भाषाएं जो है पुल का काम करती हैं, जी, है ना। और आपने एक ऐसा रास्ता चुना जो भारत की संस्कृति को उस बिल्कुल नए देश में स्थापित कर पाया, है ना। और वहां के लोग भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, हिंदी भाषा से जुड़े, तो आपने दोनों तरह से अनुवाद किया जी। और इसके साथ साथ आपने, जहां तक मुझे पता है, बहुत से मंच भी बनाए, है ना। और उन मंचों के माध्यम से ढेरों लोग आपसे, पाठक, दर्शक, यूट्यूब पर भी और दूसरे तरीकों से भी आपसे जुड़े। तो वो कितना कठिन था, कितना आसान था? कठिन तो था, लेकिन जो सबसे पहली बार कहिए कि मैं स्टेज पे वहां खड़ी हुई, डच लोगों के सामने आई, वो था जब मैं वहां के डच कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी डच भाषा की। तो वहां पे हिंदी का फिल्म फेस्टिवल होना था। तो हमारी जो डच लेक्चरर थी वो बहुत पसंद करती थी मुझे। उन्होंने कहा कि ये जो फिल्म फेस्टिवल होना है इसको तुम करो। तो मैंने कहा मेरी डच भाषा पे अभी इतना कमांड नहीं है, मैं कैसे करूंगी? बोली तो उन्होंने कहा लेकिन तुम उस कहानी को बहुत अच्छे से समझा सकती हो। तो मैंने कोशिश की और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल उस समय था, तो मैंने उसको प्रेजेंट किया और लोगों ने बहुत सराहा कि डच पढ़ते हुए मैंने बहुत अच्छी डच भाषा में उन लोगों को समझाया। तो ऐसे मेरी पहली शुरुआत थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे प्रवासी, जब अनिल जोशी जी गए थे फिजी, तो उन्होंने एक पहली, मेरे ख्याल से ई पत्रिका की तरह उन्होंने शुरू की थी, प्रवासी दुनिया जी। तो वहां मैंने लिखना शुरू किया। डच की जो कहानियां थी उनको हिंदी में अनुवाद करके, छोटी छोटी कहानियां, और हिंदी कहानी का डच उसमें शुरुआत किया। तो ऐसे शुरुआत हुई। लोग, जब मैं प्रतिक्रियाएं पढ़ती थी उसमें तो अच्छा लगता था। फिर मुझे लगा अब इसको थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए। तब मंच बनाए, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संगठन बना, मैत्री बना जी। फिर तो इस तरह से आपने कई संगठन वहां पर बनाए जी। अब मैं बात करूंगी साहित्य की, विशुद्ध साहित्य जी जी। साहित्य को लेकर के आपका काम बहुत विस्तृत है। जहां तक मुझे ध्यान है, भारत के वरिष्ठ लेखकों पर भी आपने बहुत सारे बहुत कुछ लिखा है, संपादन भी किया है। उद्भ्रांत जी हैं, उद्भ्रांत शर्मा जी, उसके अतिरिक्त और भी ऐसा गंभीर कार्य आपने किया है। तो आपने भारतीय साहित्य और डच साहित्य अनुवाद के माध्यम से तो आपने इनको जोड़ा जी। लेकिन इनमें क्या समानता आपको लगी या क्या अंतर आपको लगता है कि इस साहित्य के स्तर पर हम दोनों कहाँ जाकर के मिलते हैं? देखिए, जैसा कि आप बता ही रही हैं, मेरा दूरदर्शन का जो 6 वर्षों का एक अनुभव रहा, पत्रिका कार्यक्रम करती थी तो वो साहित्यिक कार्यक्रम था जिसमें सभी वरिष्ठ साहित्यकार आते थे जिनके साक्षात्कार लेने होते थे। तो साक्षात्कार के बहाने उनको बहुत पढ़ा, अच्छे से आत्मसात भी किया। और उसके बाद यही आदत मेरी बनी रही, नीदरलैंड जाके भी नीदरलैंड के साहित्यकारों को पढ़ा, जैसे हैरी मुलिश थे, देश में स्थापित कर पाया, है ना। और वहां के लोग भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, हिंदी भाषा से जुड़े, तो आपने दोनों तरह से अनुवाद किया जी। और इसके साथ साथ आपने, जहां तक मुझे पता है, बहुत से मंच भी बनाए, है ना। और उन मंचों के माध्यम से ढेरों लोग आपसे, पाठक, दर्शक, यूट्यूब पर भी और दूसरे तरीकों से भी आपसे जुड़े। तो वो कितना कठिन था, कितना आसान था? कठिन तो था, लेकिन जो सबसे पहली बार कहिए कि मैं स्टेज पे वहां खड़ी हुई, डच लोगों के सामने आई, वो था जब मैं वहां के डच कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी डच भाषा की। तो वहां पे हिंदी का फिल्म फेस्टिवल होना था। तो हमारी जो डच लेक्चरर थी वो बहुत पसंद करती थी मुझे। उन्होंने कहा कि ये जो फिल्म फेस्टिवल होना है इसको तुम करो।
जी। तो मैंने कहा मेरी डच भाषा पे अभी इतना कमांड नहीं है, मैं कैसे करूंगी। बोली डच भाषा पे कमांड नहीं है, लेकिन तुम अपनी कल्चर को उस फिल्म के बारे में, ब्राइड एंड प्रेजुडिस, ऐश्वर्या राय की फिल्म थी, हाँ पैराडाइज, तो डच का थोड़ा सा उच्चारण आ जाता है। तो उन्होंने कहा लेकिन तुम उस कहानी को बहुत अच्छे से समझा सकती हो। तो मैंने कोशिश की और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल उस समय था, तो मैंने उसको प्रेजेंट किया और लोगों ने बहुत सराहा कि डच पढ़ते हुए मैंने बहुत अच्छी डच भाषा में उन लोगों को समझाया। तो ऐसे मेरी पहली शुरुआत थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे प्रवासी, जब अनिल जोशी जी गए थे फिजी, तो उन्होंने एक पहली मेरे ख्याल से ई पत्रिका की तरह उन्होंने शुरू की थी, प्रवासी दुनिया जी। तो वहां मैंने लिखना शुरू किया। डच की जो कहानियां थी उनको हिंदी में अनुवाद करके, छोटी छोटी कहानियां, और हिंदी कहानी का डच उसमें शुरुआत किया। तो ऐसे शुरुआत हुई। लोग, जब मैं प्रतिक्रियाएं पढ़ती थी उसमें तो अच्छा लगता था। फिर मुझे लगा आप इसको थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए। तब मंच बनाए, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संगठन बना, मैत्री बना। जी। फिर तो इस तरह से आपने कई संगठन वहां पर बनाए। जी। अब मैं बात करूंगी साहित्य की, विशुद्ध साहित्य की। जी जी। साहित्य को लेकर के आपका काम बहुत विस्तृत है। जी। जहां तक मुझे ध्यान है, भारत के वरिष्ठ लेखकों पर भी आपने बहुत सारे बहुत कुछ लिखा है, संपादन भी किया है। उद्भ्रांत जी हैं, उद्भ्रांत शर्मा जी, उसके अतिरिक्त और भी ऐसा गंभीर कार्य आपने किया है। जी। तो आपने भारतीय साहित्य और डच साहित्य, अनुवाद के माध्यम से तो आपने इनको जोड़ा जी, लेकिन इनमें क्या समानता आपको लगी या क्या अंतर आपको लगता है कि इस साहित्य के स्तर पर हम दोनों कहाँ जाकर के मिलते हैं? देखिए, जैसा कि आप बता ही रही हैं, मेरा दूरदर्शन का जो 6 वर्षों का एक अनुभव रहा, पत्रिका कार्यक्रम करती थी तो वो साहित्यिक कार्यक्रम था जिसमें सभी वरिष्ठ साहित्यकार आते थे जिनके साक्षात्कार लेने होते थे। तो साक्षात्कार के बहाने उनको बहुत पढ़ा, अच्छे से आत्मसात भी किया, और उसके बाद यही आदत मेरी बनी रही नीदरलैंड जाके भी। नीदरलैंड के साहित्यकारों को पढ़ा, जैसे हैरी मुलिश थे, उसके बाद बहुत सारे और से थे। उसके बाद जब मैं पढ़ती थी, खासतौर पे हैरी मुलिश को जब मैंने पढ़ा तो मुझे कहीं कहीं ऐसा लगा कि कमलेश्वर जी कुछ लिख रहे हैं। अच्छा। हाँ, जैसे उनका एक कमलेश्वर जी का था, कितने पाकिस्तान। हाँ, बहुत चर्चे तो बहुत चर्चे, हालांकि हाँ, बाद में लोगों ने उस पर बहुत बहस भी छिड़ी। हाँ, तो उसी के जैसा था हैरी मुलिश का ओरलोक हम लोग, डच भाषा है, उसका अर्थ है युद्ध। ओरलोक यानी वार, युद्ध। तो वो जो मानसिकता थी उसमें कमलेश्वर जी ने जो बंटवारे का दर्द और बाकी चीजें जो उसमें लिखी, वही दर्द और वही चीजें मुझे उनके साहित्य में भी पढ़ने को मिली। साहित्य तो एक सा ही है जहां भी लिखा जाए, पर ये होता है कि आपका परिवेश बदल जाता है, परिवेश, परिस्थितियां, भाषा के संदर्भ, हाँ, और उनका प्रवाह, कहानी, किस्सा वही रहती है, बिल्कुल, लेकिन परिवेश बदल जाता है। तो ऋतु जी, ये तो आपकी भारत से लेकर के वहां तक की यात्रा थी जो हम सब ने अपने दर्शकों तक हमने पहुंचाई, लेकिन उसके साथ साथ एक बात और भी है कि ये रास्ता जो था, ये निस्संदेह आपको अपने लक्ष्य की तरफ ले जा रहा था, और रास्ते में बहुत सी मुश्किलें भी आई होंगी, है ना, और बहुत से मतलब कठिनाइयों को पार करते हुए, जिसे कहते हैं ना कि पगडंडियों से गुजरते हुए और रोड ब्रेकर्स पर रुकते हुए आप वहां तक पहुंचे। जी। तो हाँ, उसके लिए बहुत सारी कठिनाइयां थी। पहले तो खुद को स्थापित करना था वहां पे, एक नए वातावरण में, ससुराल में गई थी, पता नहीं था कि मानसिकता कैसी है लोगों की, मैं बाहर निकल पाऊंगी या नहीं निकल पाऊंगी। हिंदी वाले लोग कम थे, उस तरह से हिंदी स्थापित नहीं थी वहां पर, और एक तरह से जो भारत में नेम फेम कह लीजिए जो था, वहां जाके ऐसा लगा कुछ वर्षों में कि वो गुम हो रहा है कहीं। तो मन छटपटाने लगा कि एक पढ़ने लिखने वाली लड़की गृहस्थ में फंस जाएगी। तो मैंने अपने पति को कहा, डॉक्टर साहब को, कि डॉक्टर साहब मुझे ना मेरी आदत है पढ़ना और लिखना हिंदी के लिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते हैं, एक अखबार निकाल लेते हैं साप्ताहिक। तो हमने कोशिश की एक साप्ताहिक अखबार निकालने की, लेकिन हमको उसको प्रिंट करने के लिए कोई जगह नहीं मिली। हाँ, प्रिंट करने के लिए जगह नहीं थी।
और प्रिंट के साथ साथ ये था कि जिस नीदरलैंड के जिस हिस्से में मैं रहती थी वहाँ भारतीय नहीं थे, और जो प्रवासी भारतीय थे, गिरमिटिया भारतीय थे, वो लोग हिंदी बोल सकते थे, समझ सकते थे, क्योंकि हम सरनामी हिंदी बोलते हैं घरों में, तो वो सरनामी हिंदी भोजपुरी मैथिली के बहुत पास है, लेकिन पढ़ने में मुश्किल थी। तो ये फिर धीरे धीरे पढ़ाना शुरू किया कि लिखने से पहले पाठक भी होने चाहिए। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि आपने हिंदी भाषा को वहाँ के डच लोगों तक, नीदरलैंड के लोगों तक पहुंचाया, और हिंदी को वहाँ की घर घर की भाषा, साहित्य की भाषा में नहीं कहूंगी, लेकिन जो आम हमारी हिंदी भाषा है, लोगों को पढ़ना लिखना सिखाया, उससे जोड़ा। और अभी भी चल रहा है सूरीनाम के लिए, और नीदरलैंड हिंदी परिषद के जो शिक्षक हैं उनको मैं तैयार करती हूँ हिंदी के लिए। तो लगभग 5 साल हो गए ऑनलाइन लेसन देती हूँ। अरे वाह। तो ये है हमारी डॉक्टर रितु नंदन पांडे जी। बिल्कुल पता नहीं था, नीदरलैंड का नाम भी नहीं सुना था 21 वर्ष पहले। तो वहाँ की संस्कृति में अपनी संस्कृति को मिलाया और ससुराल वालों को पीहर वालों से मिलाया। तो ऐसे शुरुआत हुई साहित्य की। जी देखिए, क्या है कि किसी भी स्त्री की, किसी भी महिला की अमूमन जीवन में शुरुआत इसी तरह से ही होती है कि मायके का परिवार छोड़ करके वो ससुराल में जाती है। लेकिन यहाँ एक खास अंतर था, नितांत नई दुनिया, नए लोग, नया परिवेश और नए तरीके क्रियाकलाप, और उसमें अपने भारत की संस्कृति का परचम लहराना, और फिर न केवल उसका परचम लहराना बल्कि भारत के साहित्य को वहां पर एक विस्तार देना, नया आयाम देना, और फिर नित दिन नए नए प्रयोग करने। तो ये कैसे संभव हो पाया? बिल्कुल सही कहा आपने। जब मैं गई थी, क्योंकि सूरीनाम में भी डच भाषा बोली जाती थी और नीदरलैंड में भी डच भाषा बोली जाती है, जो मेरे लिए एकदम अनजानी थी। और अगर मैं यूं कहूं कि परिवार भी अनजाना था तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि मैं परिवार को भी नहीं जानती थी शादी से पहले। जब मैं वहां गई, गिरमिटिया परिवार को सुना, नीदरलैंड के लोगों को सुना, तो लगा नीदरलैंड का साहित्य बहुत समृद्ध है, पर उससे ज्यादा समृद्ध हमारा भारत का साहित्य है। तो जब मैं बात करती थी तो वो लोग कहते थे, अच्छा ऐसा भी होता है भारत में, अच्छा ये भी लिखा गया, वो भी लिखा गया। तो मुझे लगा नहीं, अब इन्हें सही ढंग से समझाना पड़ेगा कि हमारे भारत का जो साहित्य है वो बहुत ज्यादा गौरवशाली और समृद्ध है। तो मैंने शुरुआत की डच साहित्य को, बाद में मैंने अनुवाद किया हिंदी में, पहले हिंदी साहित्य का डच में अनुवाद किया। अच्छा, तो अब ये देखिए कि भाषा के बीच का जो रास्ता है वो बहुत कठिन होता है। एक देश की भाषा, जैसे भारत की हिंदी और डच, तो क्या आपने डच को वहां जाकर के सीखा और फिर किस तरह से उस पर निपुणता, और न केवल निपुणता प्राप्त की, अनुवाद का आपने बहुत मुश्किल काम शुरू किया, क्योंकि अनुवाद एक ऐसा माध्यम है जो देशों को जोड़ता भी है और बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल, क्योंकि आप तो स्वयं एक उदाहरण है कि आप आर्मेनिया गई थी, इतने वर्ष रही वहां पर, आपके लिए भी नई भाषा थी, तो मेरे लिए भी यकीनन एक नई भाषा थी डच भाषा, जिसका मेरे को 22 वर्ष पहले तो दिल्ली विश्वविद्यालय की जो यूरोपियन भाषाएं हैं उसमें कहीं भी डच भाषा की क्लासेस नहीं होती थी, शिक्षण नहीं होता था, एक डिक्शनरी मुझे नहीं मिली थी कि डच से इंग्लिश या इंग्लिश से हिंदी, ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर वहां गई, क्योंकि शादी होकर गई थी, तो जब आप यूरोपीय जगह जाते हैं, यूरोपीय देश में जाते हैं स्थायी निवास के लिए, तो आपको वहां पर कोर्स करना पड़ता है, कम से कम 1 साल का, आपको पता ही है। तो मैंने वहां पर कोर्स किया, लेकिन क्योंकि परिवार के लोग डच बोलते थे और आसपास कोई भारतीय नहीं था, तो मेरी मजबूरी कहिए या खुशकिस्मती कहिए कि मेरा उस भाषा पे बहुत जल्दी अधिकार हो गया। और 1 साल का जो कोर्स था वो मैंने 6 महीने में थोड़ा और ज्यादा कर लिया। तो इस तरीके से मेरा भाषा पर पूर्ण अधिकार हुआ। देखिए, यहाँ भाषाएं जो है पुल का काम करती हैं, है ना? और आपने एक ऐसा रास्ता चुना जो भारत की संस्कृति को उस बिल्कुल नए देश में स्थापित कर पाया, है ना? और वहां के लोग भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति, हिंदी भाषा से जुड़े, तो आपने दोनों तरह से अनुवाद किया। और इसके साथ साथ आपने, जहां तक मुझे पता है, बहुत से मंच भी बनाए
है ना। और उन मंचों के माध्यम से ढेरों लोग आपसे, पाठक, दर्शक यूट्यूब पर भी और दूसरे तरीकों से भी आपसे जुड़े। तो वो कितना कठिन था, कितना आसान था? कठिन तो था, लेकिन जो सबसे पहली बार कहिए कि स्टेज पे वहां खड़ी हुई, डच लोगों के सामने आई, वो था जब मैं वहां के डच कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी डच भाषा की। तो वहां पे हिंदी का फिल्म फेस्टिवल होना था। तो हमारी जो डच लेक्चरर थी वो बहुत पसंद करती थी मुझे। उन्होंने कहा कि ये जो फिल्म फेस्टिवल होना है इसको तुम करो। तो मैंने कहा मेरी डच भाषा पे अभी इतना कमांड नहीं है, मैं कैसे करूंगी। बोली डच भाषा पे कमांड नहीं है, लेकिन तुम अपनी कल्चर को, उस फिल्म के बारे में, ब्राइड एंड प्रेजुडिस, ऐश्वर्या राय की फिल्म थी, हाँ पैराडाइज, तो डच का थोड़ा सा उच्चारण आ जाता है। तो उन्होंने कहा लेकिन तुम उस कहानी को बहुत अच्छे से समझा सकती हो। तो मैंने कोशिश की और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल उस समय था, तो मैंने उसको प्रेजेंट किया और लोगों ने बहुत सराहा कि डच पढ़ते हुए मैंने बहुत अच्छी डच भाषा में उन लोगों को समझाया। तो ऐसे मेरी पहली शुरुआत थी। फिर उसके बाद धीरे धीरे प्रवासी, जब अनिल जोशी जी गए थे फिजी, तो उन्होंने एक पहली मेरे ख्याल से ई पत्रिका की तरह उन्होंने शुरू की थी, प्रवासी दुनिया जी। तो वहां मैंने लिखना शुरू किया। डच की जो कहानियां थी उनको वो हिंदी में अनुवाद करके, छोटी छोटी कहानियां, और हिंदी कहानी का डच उसमें शुरुआत किया। तो ऐसे शुरुआत हुई। लोग, जब मैं प्रतिक्रियाएं पढ़ती थी उसमें तो अच्छा लगता था। फिर मुझे लगा आप इसको थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए। तब मंच बनाए, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी संगठन बना, मैत्री बना जी। फिर तो इस तरह से आपने कई संगठन वहां पर बनाए जी। अब मैं बात करूंगी साहित्य की, विशुद्ध साहित्य जी जी। साहित्य को लेकर के आपका काम बहुत विस्तृत है। जहां तक मुझे ध्यान है, भारत के वरिष्ठ लेखकों पर भी आपने बहुत सारे बहुत कुछ लिखा है, संपादन भी किया है। उद्भ्रांत जी हैं, उद्भ्रांत शर्मा जी, उसके अतिरिक्त और भी ऐसा गंभीर कार्य आपने किया है। तो आपने भारतीय साहित्य और डच साहित्य, अनुवाद के माध्यम से तो आपने इनको जोड़ा जी, लेकिन इनमें क्या समानता आपको लगी या क्या अंतर आपको लगता है कि इस साहित्य के स्तर पर हम दोनों कहाँ जाकर के मिलते हैं? देखिए, जैसा कि आप बता ही रही हैं, मेरा दूरदर्शन का जो 6 वर्षों का एक अनुभव रहा, पत्रिका कार्यक्रम करती थी तो वो साहित्यिक कार्यक्रम था जिसमें सभी वरिष्ठ साहित्यकार आते थे जिनके साक्षात्कार लेने होते थे। तो साक्षात्कार के बहाने उनको बहुत पढ़ा, अच्छे से आत्मसात भी किया, और उसके बाद यही आदत मेरी बनी रही। नीदरलैंड जाके भी नीदरलैंड के साहित्यकारों को पढ़ा, जैसे हैरी मुलिश थे, उस रहे हैं। अच्छा। हाँ, जैसे उनका एक कमलेश्वर जी का था कितने पाकिस्तान, हाँ, बहुत चर्चे तो बहुत चर्चे, हालांकि हाँ, बाद में लोगों ने उस पर बहुत बहस भी छिड़ी। हाँ, तो उसी के जैसा था हैरी मुलिश का ओरलोक हम लोग, डच भाषा है, उसका अर्थ है युद्ध। ओरलोक यानी वार, युद्ध। तो वो जो मानसिकता थी उसमें कमलेश्वर जी ने जो बंटवारे का दर्द और बाकी चीजें जो उसमें लिखी, वही दर्द और वही चीजें मुझे उनके साहित्य में भी पढ़ने को मिली। साहित्य तो एक सा ही है जहां भी लिखा जाए, पर ये होता है कि आपका परिवेश बदल जाता है, परिवेश, परिस्थितियां, भाषा के संदर्भ, हाँ, और उनका प्रवाह कहानी, किस्सा वही रहती है, बिल्कुल, लेकिन परिवेश बदल जाता है। तो ऋतु जी, ये तो आपकी भारत से लेकर के वहां तक की यात्रा थी जो हम सब ने अपने दर्शकों तक हमने पहुंचाई। लेकिन उसके साथ साथ एक बात और भी है कि ये रास्ता जो था, ये निस्संदेह आपको अपने लक्ष्य की तरफ ले जा रहा था, और रास्ते में बहुत सी मुश्किलें भी आई होंगी, है ना, और बहुत से मतलब कठिनाइयों को पार करते हुए, जिसे कहते हैं ना कि पगडंडियों से गुजरते हुए और रोड ब्रेकर्स पर रुकते हुए आप वहां तक पहुंचे। जी। तो हाँ, उसके लिए बहुत सारी कठिनाइयां थी। पहले तो खुद को स्थापित करना था वहां पे, एक नए वातावरण में, ससुराल में गई थी, पता नहीं था कि मानसिकता कैसी है लोगों की, मैं बाहर निकल पाऊंगी या नहीं निकल पाऊंगी। हिंदी वाले लोग कम थे, उस तरह से हिंदी स्थापित नहीं थी वहां पर, और एक तरह से जो भारत में नेम फेम कह लीजिए जो था, वहां जाके ऐसा लगा कुछ वर्षों में कि वो गुम हो रहा है कहीं,
तो मन छटपटाने लगा कि एक पढ़ने लिखने वाली लड़की गृहस्थ में फंस जाएगी। तो मैंने अपने पति को कहा, डॉक्टर साहब को, कि डॉक्टर साहब मुझे ना मेरी आदत है पढ़ना और लिखना हिंदी के लिए। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करते एक अखबार निकाल लेते हैं साप्ताहिक। तो हमने कोशिश की एक साप्ताहिक अखबार निकालने की, लेकिन हमको उसको प्रिंट करने के लिए कोई जगह नहीं मिली। हाँ, प्रिंट करने के लिए जगह नहीं थी। और प्रिंट के साथ साथ ये था कि जिस नीदरलैंड के जिस हिस्से में मैं रहती थी वहाँ भारतीय नहीं थे, और जो प्रवासी भारतीय थे, गिरमिटिया भारतीय थे, वो लोग हिंदी बोल सकते थे, समझ सकते थे, क्योंकि हम सरनामी हिंदी बोलते हैं घरों में। तो वो सरनामी हिंदी भोजपुरी मैथिली के बहुत पास है, लेकिन पढ़ने में मुश्किल थी। तो ये फिर धीरे धीरे पढ़ाना शुरू किया कि लिखने से पहले पाठक भी होने चाहिए। तो ये इसका मतलब ये हुआ कि आपने हिंदी भाषा को वहाँ के डच लोगों तक, नीदरलैंड के लोगों तक पहुंचाया, और हिंदी को वहाँ की घर घर की भाषा, साहित्य की भाषा में नहीं कहूंगी, लेकिन जो आम हमारी हिंदी भाषा है, लोगों को पढ़ना लिखना सिखाया, उससे जोड़ा। और अभी भी चल रहा है सूरीनाम के लिए, और नीदरलैंड हिंदी परिषद के जो शिक्षक हैं उनको मैं तैयार करती हूँ हिंदी के लिए। तो लगभग 5 साल हो गए ऑनलाइन लेसन देती हूँ। अरे वाह। तो ये है हमारी डॉक्टर रितु नंदन पांडे जी। आज हमने इनसे इनकी साहित्य यात्रा, भारत से नीदरलैंड की यात्रा के बारे में बातचीत की, और इसी तरह से अगली कड़ी में हम बात करेंगे देश विदेश के किसी अन्य रचना। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार रितु जी, बहुत बहुत आभार आपका, और आपका बहुत बहुत आभार मुझे ये मंच प्रदान करने के